हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, बहुत क्वेरी आ रही थी, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे सर कि महाभोज पे एक वीडियो कर दीजिए। तो ये महाभोज पे एक वो वीडियो है जहां पे हम उसके कथानक की बात करेंगे, जो सभी 11 दृश्य हैं उनकी बात करेंगे, पात्रों के बारे में बात करेंगे और ओवरऑल एक समरी देखेंगे कि महाभोज में क्या कहा गया है। वैसे हम सबको पता है कि मन्नू भंडारी का ये जो उपन्यास जो महाभोज है, ये नाटक के रूप में भी निकला। खैर, एक उपन्यास के तौर पे तो हमने इसे पढ़ा ही था। खास बात क्या है, बिसेश्वर उर्फ बीसू की जो बात हम करते हैं, जिसको प्रशासन कुछ विशेष चीजों को सामने लाने के डर से जहर डलवा के मार देता है, फिर उसका दोस्त जिम्मेदारी उठाता है कि मैं उसको न्याय दिलाऊंगा और अल्टीमेटली वो भी उसमें फंस जाता है। और इस बात की महाभोज का मतलब क्या है? बड़ी दावत, बड़े मतलब इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। किसी के मरने के बाद भी महाभोज होता है, लेकिन वैसा ही एक महाभोज हमको कई बार पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है, जहां पे जो गरीब होता है, जो वंचित होता है, जो दमित होता है, जो शोषित होता है, उसकी भावनात्मक या जो ऑफिशियल भी मृत्यु हो जाए, उस पे रोटियां सेकी जाती हैं और उस पे एक महाभोज होता है। तो दोनों अर्थ हैं, आप कौन सा अर्थ लेते हैं ये आपके ऊपर है। तो आज हम महाभोज पे बात करेंगे, मन्नू भंडारी का जो उपन्यास के कथानक पे, इसकी स्टोरीज पे, जो 11 दृश्य हैं, सारे 11 दृश्य की समरी पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो बैच नंबर 9 है, जो नवंबर का बैच है, यानी कि जो बैच नंबर 9 है, ठीक है, 6 तारीख से, ठीक है, 6 तारीख से मतलब क्या, 6 नवंबर से इसका जो बैच नंबर 9 है, जो नवंबर का बैच है, वो शुरू है। और चूंकि दिवाली सेल चल रही है, दिवाली सेल स्टडी IQ पे चल रही है, तो आपको करना क्या है, आपको studyIQ.com विजिट करना है। यहां पे studyIQ.com पे विजिट करके, ठीक है, आप अगर यहां पे विकास लाइव कोड का प्रयोग करते, देखिए यहां विकास लाइव कोड का प्रयोग दिख रहा है, अगर करेंगे तो मात्र 12,499 रुपए में आज इस बैच से जुड़ सकते हैं। क्लास के बाद में इस पर डिटेल पे बात करते हैं, आते हैं यहां पे वापस से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप इस बैच से जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। तो मन्नू भंडारी का ये जो नॉवल है, ये आपके सिलेबस में है, अलॉन्ग विद आप मैला आंचल भी पढ़ेंगे और गोदान भी पढ़ेंगे। क्यों खास है, इसको बात करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं को, कि सबसे पहले उपन्यास के रूप में, ये नाटक है वैसे, लेकिन सबसे पहले उपन्यास के रूप में वर्ष 1979 में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक राजनीति पर आधारित यथार्थपरक है। हम सबको पता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में, NSD के बारे में हम सब बहुत न्यूज, खबरें, आर्टिकल्स और उससे जुड़े कलाकारों के बारे में पढ़ते रहते हैं। पहली बार वही मंचित हुआ था 1982 में, ठीक है, तब थोड़ा इसको ख्याति मिली और फिर ज्यादा प्रचलित हुआ। इस उपन्यास को नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया था। इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसको हम NSD कहते हैं ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, वहां के रंग मंडल दल द्वारा 1982 में इसका मंचन हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में यह पहली और अपने आप में एक ऐसी कृति है जो उपन्यास और नाटक दोनों रूपों में, यानी दोनों विधाओं में यह प्रकाशित किया गया। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में कहा जाए तो इसमें महाभोज राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। तो महाभोज में जो राजनीतिक अवमूल्यन होता है, उसका नग्न स्वरूप दिखाया गया है, जो तब भी उतना ही ज्वलंत और जीवंत दिखता था, आज भी उतना ही ज्वलंत और जीवंत दिखता है। हमारे आपके नजर की बात है, अगर आप देख सकें तो आप देख सकते हैं। वही महाभोज है जिसकी बात मन्नू भंडारी जी ने की थी। ठीक है, अगर नाटक के पात्रों को देख लिया जाए तो कौन कौन से, सारे पात्रों को मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत दूर ना जाना पड़े, और कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो हिंदी साहित्य कि मीन्स की तरफ अग्रसर है और शायद उसने पूरा कवर नहीं किया, तो एक वीडियो में इतना तो उसको प्राप्त हो जाएगा कि वो ठीक ठाक उत्तर लिख सके। मैं सारे जो पात्र हैं उनको बात करेंगे, बिसेश्वर बीसू और बाकी लोग भी आएंगे, तो घबराना नहीं है। ठीक है, तो दास साहब मुख्यमंत्री इसके हैं, सुकुल बाबू जो सत्ता प्रतिपक्ष यानी पूर्व मुख्यमंत्री, और जो सरो गांव है जहां पे ये रची गई घटना, ठीक है, उसके प्रत्याशी, हालांकि मैंने इसमें कहीं लिखा भी होगा, ठीक है, इसमें कहीं मेंशन था पर शायद बाद में हटा दिया हो, ठीक है, कि कहां पे मेंशन है कहां पे नहीं। ठीक है, अप्पा साहब ये सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं, पांडे जी दास साहब के निजी सचिव, मतलब जो दास साहब हैं इनके निजी सचिव है पांडे जी। लखन सिंह सरोहा गांव जहां पे ये बेस्ड है बेसिकली ये कहानी, ठीक है, की सीट से सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, दास साहब के विश्वास पात्र है, जमुना बहन दास साहब की पत्नी है। SP सक्सेना पुलिस अधीक्षक हैं। DIG सिन्हा, ये बड़े ही स्वार्थी चरित्र, आप इसको देखेंगे नाटक में। श्रीमती सिन्हा DIG साहब की पत्नी है। दत्ता बाबू मशाल समाचार पत्र के संपादक है, पात्र नहीं होगा पत्र होगा, ठीक है। मशाल के सहायक
संपादक कौन है? भवानी जी हैं, आप देखेंगे, इनको भी देखेंगे वहां पे एक्टिव में। महेश एक रिसर्च स्कॉलर व सूत्रधार हैं। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर हैं। मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल हैं। रत्ती दास साहब के पी हैं, दास साहब जो मुख्यमंत्री जी थे, ठीक है। हीरा जो है बीसू के पते हैं, ये विशेषर और बीसू हैं जो मुख्य पात्र हैं, जो हरिजनों के हमदर्द हैं, जो हरिजन बस्ती में आगजनी के सबूत इकट्ठा करके ले जाना चाहते हैं, पर उनकी मृत्यु हो जाती है बाद में। बिंदुश्री प्रसाद और बिंदा इनके बड़े अच्छे मित्र रहते हैं, ठीक है, और बीसू के अभिन्न मित्र हैं। और उसके बाद ये मशाल ये आगे लेके जाते हैं, फिर वही बात कि उसी मशाल से इनको जला दिया जाता है। खैर, रुकमा बिंदा की पत्नी है। जोरावर वही व्यक्ति है, स्थानीय बाहुबली और दास साहब का सहयोगी, जो जहर मिला देता है चाय में और बीसू की मृत्यु हो जाती है। काशी कौन? शुक्ल बाबू, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री के हेल्पर हैं, ठीक है। सदाशिव सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष। जोरावर स्थानीय बाहुबली, बात हो चुकी है। लखन सिंह सरोहा गांव की सीट से सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी, दास साहब का विश्वास पात्र है, ठीक है। लोचन भैया कौन है? सत्ताधारी पार्टी के असंतुष्ट विधायकों के मुखिया हैं। और दत्ता बाबू मशाल समाचार पत्र के संपादक हैं। कुछ हो सकता है एकाध रिपीट हो गए उसमें, उसके लिए माफी, क्योंकि कई बार लिखते समय ध्यान नहीं आता कि इनको लिखा कि नहीं। सबको संकलित करने के कारण कुछ कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, ठीक है। कथानक की बात कर ली जाए तो क्या है इसका? ताना बाना उत्तर प्रदेश के जो सरोह गांव के इर्द, सरोह या कई जगह आपको सरोहा भी इसका मेंशन दिखता है, ठीक है। सरोहा गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। गांव में विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है। कहानी विशेषर उर्फ बीसू के मौत की, शुरुआत में मैंने इसको बताया था कि मौत की घटना से शुरू होती है, ठीक है। और सरोहा गांव के जो हरिजन बस्ती में जो आगजनी हुई थी उसके प्रमाण थे बीसू के पास में। वो प्रमाण आगे जाके देना चाहता था कि कौन लोग संलग्न है, लेकिन फिर बीसू को चाय में जहर देकर मार दिया जाता है, ठीक है। हत्याकांड के प्रमाण थे जिन्हें वो दिल्ली जाकर सक्षम पदाधिकारियों को सौंपना चाहता था और बस्ती के लोगों को न्याय दिलवाना चाहता था। लेकिन क्या होता है, राजनीतिक षड्यंत्र और जोरावर के षड्यंत्र, मैं जोरावर की बात कर रहा था ना, कि षड्यंत्र के कारण बीसू के चाय में दो लोग को क्या है बेचकर जहर मिलवा दिया जाता है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। बीसू की मौत के बाद ये मशाल कौन उठाता है? उसका दोस्त बिंदेश्वरी उर्फ बिंदा, वो इस प्रतिशोध को जिंदा रखता है। खैर, बिंदा को भी राजनीति और अपराध के जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। पिछड़ी और वंचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और प्रतिनिधि चरित्रों द्वारा उसका प्रतिरोध जो है इस नाटक को क्या करता है? गति प्रदान करता है। क्या करता है? इस नाटक को गति प्रदान करता है। अब इस नाटक के टोटल 11 दृश्य एक समरी फॉर्म में हम देख लेंगे, क्योंकि पूरे नाटक को कवर करना एक आधे घंटे 35 मिनट के या 20 मिनट के 25 मिनट के वीडियो में पॉसिबल नहीं रहता है। आपको उसके लिए हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा में ही जुड़ना पड़ेगा, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या है पहला दृश्य? क्या है इस दृश्य में? बीसू की मां अपने बेटे के लाश के पास छाती पीट पीट के रो रही है। बाप घुटनों पर सर झुका के बैठा है। चारों तरफ लोग जमा है और माहौल में सनसनी है, तनाव है। उसकी इस लाश सड़क के किनारे पुलिसिया पे पड़ी है। मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, फिर उसमें नुक्ता आएगा, यहाँ पे खाना पूर्ति करती है। हालांकि आए दिन की तुलना में इस बार पुलिस थोड़ा मुस्तैद दिखती है, होगा यहाँ पे, ठीक है, मुस्तैद दिखती है। गाँव के सभी लोगों को यह यकीन हो गया था, यकीन नहीं होगा, यकीन होता है, बड़ा क्यों होगी, हो गया था, माफ करना, बीच में करेक्शन भी करते इसलिए चल रहा हूं ताकि आप गलत ना सीखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी में पीपीटी में या डिजिटल फॉर्म में कई सारे फॉन्ट होते हैं, वो सही गलत हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, तो सारे का करेक्शन कई बार मुश्किल नहीं हो पाता है। अमूमन मैं कोशिश करता हूं कि भाषाई या वर्तनी के रूप में अशुद्धि ना हो, पर थोड़ा बहुत के लिए आप माफ कीजिएगा। स्टोरी पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है, कि बीसू की हत्या हो गई है। आगजनी वाली घटना के कारण विशेषर की हत्या सिर्फ एक दलित युवक की हत्या नहीं थी, उसे लोकतंत्र प्रणाली की हत्या थी, जिसमें शिक्षा व समानता जैसे अधिकारों को शामिल करने और आदर्श बातें की जाती हैं। क्योंकि किसी भी देश व समाज में विकास की नींव रखने के लिए इन दोनों का होना बेहद जरूरी है। ये पहला दृश्य है। दूसरा दृश्य क्या है? शहर का माहौल है। यहाँ मशाल साप्ताहिक का कार्यालय है। भवानी अपनी मेज पे, भवानी जी का नाम लिया था बिना, अपनी मेज पे फैली फाइलों में व्यस्त है। नरोत्तम गांव से रिपोर्ट लेकर सीधे भवानी के पास पहुंचकर गांव का सब हाल सुनाता है। विशेषर हरिजनों का नेता था। गांव के चुनावी सरगर्मी में ऐसा होना कोई आम बात नहीं है। आगजनी वाली घटना में किसी के कानों पर जो जूं है वो भी नहीं रेंगी, मतलब किसी ने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। किंतु इस घटना में सब कुछ मुस्तैदी से हो रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री शुक्ल बाबू का चुनाव में क्या कहते हैं, जो ताल ठोक के खड़ा होना, ठीक है, खामिया ताल ठोक के खड़ा होना, ठीक है। दोनों के बीच समसामयिक परिस्थितियों के बारे में बात होती है कि आज भी हरिजनों की जिंदगी क्या है, बदतर ही है। इस आगजनी में 9 लोगों के जलकर मर जाने के बाद भी मामला ठंडा पड़ गया था, जबकि विधानसभा तक बात उठी थी। यहाँ पत्रकारिता के 2 चेहरे दिखाई देते हैं, जहां पर एक और नरोत्तम है जो सही और सत्य पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भवानी है जिसका नाम यहाँ पे ले जा रहा है, जो पत्र का अधिक बिक्री कैसे और किस माध्यम से हो वैसी पत्रकारिता करता है। जो आज भी हम लोग को देखने को मिलता है कि भाई न्यूज तो चलो हम दिखा देंगे, लेकिन न्यूज चैनल चलेगा कैसे? खबरें दिखा के तो चलेगा नहीं, सनसनी से, तो बस सनसनी की बात है, ठीक है। पत्रकारिता करता है। नाटक में सामयिक परिस्थितियों का यथावत जिक्र है, जो कि आज
भी क्या है, आज भी क्या है कि परिप्रेक्ष्य में क्या है, प्रासंगिक है, उसकी बात की जाती है। ठीक है, बात की जाए आगे तो एक मिनट, तीसरा दृश्य हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ दास साहब मतलब जो मुख्यमंत्री जी हैं के घर और घरेलू दफ्तर का दृश्य है। यहाँ पर लखन इस बात से हैरान है कि बिसु की हत्या की खबर अखबार में छपी है। हैरान है, सोचिए, हरिजनों के सारे वोट विपक्षी पार्टी शुक्ल बाबू को चली जाएगी, इस बात से वह आतंकित है। चुनावी दांव पेच और वोट कैसे और किस तरह लालच देकर लिया जाए, इसकी योजना बनाई जाती है। नाटक में चुनावी माहौल को दिखाया गया है। ठीक है, जो चौथा दृश्य है वहां पे क्या है, विशेषर की मौत से आक्रोशित बिंदा उसके मौत का बदला लेने के लिए तैयार रहता है। महेश और रुकमा उसे इस पचड़े में न पड़ने की सलाह देते हैं। महेश और रुकमा कहते हैं कि भाई मत जाओ, हो सकता है तुम्हारा भी वही हाल हो जो बिसु का हुआ है, लेकिन खैर वो जाता है। विशेषर की मौत के कारण गांव में सभी ग्रामीण नारे और जुलूस नहीं होगा, एक मिनट, जुलूस होगा, जुलूस निकालकर आक्रोश दर्शाते हैं। वहीं शुक्ल बाबू गांव में जनसभा करते हैं और आगामी चुनाव के मद्देनजर देखिए फॉन्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है, जनसभा का मद्देनजर जनसभा के अंत में शुक्ल बाबू और दास साहब के लोगों के बीच मारपीट भी हो जाती है। जाहिर सी बात है, चुनाव में होता है, विधानसभा चुनाव में और ज्यादा होता है, जहां बड़े स्तर पर जो लोकल गुट होते हैं वो कई मुद्दों को लेकर भिड़ जाते हैं। वही कुछ है दिखाया गया चौथे दृश्य में। पांचवें दृश्य में क्या है, राजनीति में किस प्रकार प्रलोभन देकर रैलियों में भीड़ इकट्ठा की जाती है, इसमें यह तरकीब शुक्ल बाबू अपनाते हैं। इस रैली से दास साहब के पार्टी के लोग आगामी चुनाव के मद्देनजर थोड़े चिंतित हो जाते हैं। वैसे भी दास साहब के पार्टी के लोग उनसे बेहद नाराज थे। लखन को शुक्ल बाबू के मुकाबले खड़े करने से दास साहब मामले की पुनः रिपोर्ट बनाने के लिए सक्सेना को कहते हैं। अप्पा साहब से पार्टी के सभी लोग मतभेद को दरकिनार करके पार्टी का साथ देने के लिए कहते हैं। अप्पा साहब की बात भी मैंने की थी। यहाँ पे जो छठा दृश्य है वो क्या कहते हैं, मशान का दफ्तर है, जहां महेश और बिंदा नरोत्तम के कहने पे आगजनी के सबूत लेकर जाते हैं। दत्ता बापू द्वारा ढंग से और मामले की गंभीरता को न समझते हुए बेहद लापरवाही के साथ पेश आते हैं, जिससे कि वे दोनों गुस्से में वापस चले जाते हैं। नरोत्तम का इस बात से आग बबूला होकर मशाल छोड़ने की बात भी करता है। नरोत्तम ईमानदार व्यक्ति है जो हमको बार बार दिखता है। जो हमारा सातवां दृश्य है, ठीक है, वहां पे गांव में दास साहब के जन संबोधन की तैयारी जोरों से की जा रही है। ठीक है, जिसमें जोरावर पूरी व्यवस्था का जायजा खुद बारीकी से ले रहा है। इस बात से जोरावर खुद को बहुत तिरस्कृत महसूस करता है। ठीक है, इसी बीच काशी जो कि शुक्ल बाबू के विरोधी पार्टी का सदस्य है, इस मौके का फायदा उठाता है और जोरावर को भड़काकर चुनाव में खड़े होने की राय देता है। ठीक है, वही बात होता है कि यार तो इतने बड़े आदमी हो, इतने पार्टी में इतना बड़ा कद रखते हो, तुम यहाँ पे कुर्सी उठा रहे हो, लानत है तुम पे, कुछ ऐसी बातें। ठीक है, जो आठवां दृश्य है उसमें क्या है, एसपी सक्सेना बिसु की मौत को पुनः तहकीकात करने गांव आता है। समूचे गांव में खलबली मच जाती है। सक्सेना एक एक करके सबकी गवाही लेता है। बिंदा ने साफ साफ जोरावर का नाम बताया है और आगजनी के पीछे भी उसी के हाथ होने के कारण वो बीसू के जान का दुश्मन था, ये बताते हैं। ठीक है, आगजनी के सभी सबूत बीसू ने इकट्ठे किए हुए थे, जिसमें जोरावर की संलिप्तता थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी जहर की मौत की बात पता चलती है। ये साफ देखते हैं कौन, एसपी सक्सेना बाबू। ठीक है, अचानक सक्सेना के रेस्ट हाउस पे रात को महेश आता है। बिंदा की गवाही के कारण उसकी पिटाई की बात बताता है और जिन लड़कों ने बीसू को जहर दिया था होगा, दी थी नहीं होगा, उनके बारे में बताता है। उन दोनों को पकड़ लीजिए, वही एकमात्र सबूत है, नहीं तो बिंदा ही उसे मार डालेगा। दोनों लड़के टिटहरी गांव के हैं, बिंदा भी वहीं गया है। ये बात कौन बताता है? ठीक है, ये महेश बताता है। ठीक है, जो 10वां दृश्य है उसमें क्या है, सक्सेना के रिपोर्ट में जो जोरावर को साफ साफ हत्यारा घोषित किया गया। जोरावर के चुनाव में खड़े होने से होने वाले नुकसान से दास साहब हैरान हो जाते हैं। ठीक है, जोरावर को सक्सेना की रिपोर्ट से धमकाते हैं और वह चुनाव में खड़े होने के फैसले को बदल देता है। दास साहब इस मामले में बिंदा को बीसू का हत्यारा बताते हैं। ठीक है, बिंदा को बीसू का हत्यारा बता देते हैं, सोचो। ठीक है, रूपमा के साथ संबंध को बिंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया, चोरी छुपे उसने इस कार्य को अंजाम दिया। दास साहब ने डीआईजी को कहा कि सक्सेना को सस्पेंड करो और बिंदा को क्या करो, गिरफ्तार करो। सक्सेना को सस्पेंड करो और बिंदा को गिरफ्तार करो। इस दृश्य में राजनीति में व्याप्त शक्ति का दुरुपयोग साफ दिखाई देता है। हम सब ने इसको कई जगहों पर देखा है और ईमानदारी का कोई वजूद नहीं है, यह भी एकदम साफ दिखाई देता है। और निश्चित तौर पे आज भी राजनीति के कई
पिक्चर्स में कई सीन में हमको इस प्रकार की चीज़ें दिख जाती हैं, ये कोई अन्यथा नहीं है, आज भी ये उतना ही सजल है। ठीक है, 11वां दृश्य जो है उसमें क्या है, जोरावर के घर पे जश्न का माहौल है। उसने बीसू कहता है कि हम आपने साफ साफ बाहर निकल जाने की खुशी में नाचने वाली को बुलाया है, मतलब जो खुशी में जो डांस करने वाली आती उनको बुलाया है। दूसरी तरफ सिन्हा आईजी के प्रमोशन और शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। उधर थाने में बिंदा को मार मार के बीसू के खून का इकरार करवाने में लगे हैं। महाभोज नाटक में कभी दृश्य दास साहब के घर का दिखाया जाता है तो कभी थाने में पिटता हुआ बिंदा का। एक तरफ बिंदा दास साहब को फंसाकर दुनिया के सुख और आराम फरमा रहे, वहीं बेकसूर बिंदा दर से करा रहा है। पुनः जोरावर के घर का दृश्य है, सिन्हा के पार्टी का दृश्य है और दास साहब के खाने पीने का दृश्य आता है। यह सभी महाभोज चलते रहता है। फिर थाने का दृश्य आता है, बिंदा करा रहा होता है, महेश वहां जाकर भी कुछ नहीं कर पाता है और नाटक क्या हो जाता है, नाटक समाप्त हो जाता है। तो यह है महाभोज के नाटकों का जो 11 दृश्य, नाटक का जो 11वें दृश्य थे उनकी हमने बात की। शुरुआत में हमने कुछ कथानक की बात की। तो निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मन्नू भंडारी का जो महाभोज नाटक अपने नाम को पूरी तरह से सार्थकता प्रदान करता है। महाभोज अर्थात बड़ा भोज, बड़ा आयोजन जिसमें खाने के लिए बड़े बड़े लोग आमंत्रित किए जाते हैं। वो देश को खाना है, देश की नीति को खाना है, देश के भाग्य को खाना है या शोषित वंचितों के अधिकार को खाना है, ये बात यहां पे तय होती है। ठीक है, किंतु यहां पर बड़ा भोज किसी खाने को लेकर नहीं बल्कि व्यक्ति वर्ग की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। इस नाटक में मन्नू भंडारी ने राजनीति के सिर्फ एक रूप को ही नहीं दर्शाया है, अभी तो अपने प्रयासों के माध्यम से उन्होंने ऐसी चीजों को भी उजागर किया है जो सहज नहीं है। ये बात हमको यहां पर देखने को मिलती है और ये कुछ कथानक था महाभोज का जिसे मैंने प्रॉपर पढ़ा। बाकी डिटेल में जब बात करेंगे और भी वीडियोस लाते रहेंगे महाभोज और अन्य उपन्यासों से, नाटकों से जुड़े हुए, पद्य से जुड़े वीडियो लगातार आ ही रहे हैं। कामायनी पे हमने 3-4 वीडियो किए, तो आप उनको देख के आप समझ सकते हैं कि चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। बाकी मैं हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के बारे में बताता चलूँ कि 6 नवंबर से बैच नंबर 9 जो है, ठीक है, जो नवंबर का बैच है वो शुरू हो रहा है और विकास लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 12,499 में, चूंकि दिवाली ऑफर चल रहा है, आप इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको विजिट करना है यहाँ पे studiiq.com पे। ठीक है, मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, आप स्कैन करके उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जब इस पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे ऑप्शनल लाइव पे जाएंगे, ऑप्शनल कोर्सेज पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, आप बाई नाउ पे जाएंगे और बाई नाउ पे जाके आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐड प्रोमो कोड पे जाना है। ये सब नहीं अप्लाई करके यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे VIKASLIVE, विकास लाइव का प्रयोग करेंगे और अप्लाई कर देंगे। देखिए मात्र 12,499 में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आप हमारे जो P2I फाउंडेशन बैच है उनसे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहां पे क्या करना है, आप यूपीएससी फाउंडेशन P2I लाइव पे आप एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाएंगे और हमारे किसी भी बैच पे, जैसे ये हमारा ये फास्ट ट्रैक बैच है, आप इस पे क्लिक किए, बाई नो पे गए। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐड प्रोमो कोड पे आके आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है। यहाँ पे विकास लाइव कोड का आपने प्रयोग कर दिया, अप्लाई पे जाएंगे, ये सीधे ही 17,999 का हो जाएगा। तो बहुत बड़ा डिस्काउंट, बड़ा धमाका दिवाली ऑफर में चल रहा है, उसका लाभ उठाने के लिए आप studiiq.com विजिट जरूर करें। बाकी अगर मैं आपको बात करूं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @official विकास करके, स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का जो सर्च बॉक्स होता है ना, उसमें @official विकास @official विकास करके आप डालेंगे तो भी आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात रही हिंदी साहित्य के बैच की, ये बात रही महाभोज की। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपका दिन शुभ हो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनको कारण हम सफलता तक पहुंच जाते हैं। उसी सफलता तक पहुंचने का नाम है हिंदी साहित्य। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो studiiq.com विकास लाइव कोड के साथ जुड़ सकते हैं। दिन शुभ हो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें studiiq IAS हिंदी।